नमस्कार, मैं विश्वास राय। आज मैं किसी टॉपिक पे बोलने वाला नहीं हूं, किसी एकेडमिक टॉपिक पे तो एकदम नहीं बोलने वाला हूं। और ये टारगेट विद विश्वास राय चैनल आज अपने सभी साथियों के बारे में कुछ सोचना चाहता है और अपनी बात स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता है। आज बात हम करेंगे बेरोजगारी की। हाँ, बहुत पिछले 2 दिनों से बेरोजगारी पर एक जो नया ट्रेंड चला हुआ है, मैं इसका सम्मान करता हूं और वास्तव में जिन सहयोगियों ने ये मुहिम आरंभ की है उन्हें मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत ही जरूरत थी इस प्लेटफॉर्म की, जहां से हम जैसे युवा जो कि बेरोजगार हैं, आज की सरकार इन बेरोजगारों पर कितना ध्यान दे रही है, अब एक कहने की कोई बात नहीं है। यदि हम यूपी गवर्नमेंट का देखें तो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कहा कि इस कोरोना के काल में हमने 2 करोड़ नौकरियां दी हैं। वास्तव में मैं अचंभित रह गया उस केवल न्यूज़पेपर के कटिंग को देखकर, जिसमें 2 करोड़ नौकरियों को देने का प्रस्ताव था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दे चुका हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये 2 करोड़ वैकेंसी कब आई और कब गई। जब मैं उस पेपर के कटिंग की गहराइयों में जाने लगा तो मुझे पता चला कि मनरेगा को जोड़ा गया है इन 2 करोड़ में। तो क्या मैं अपने मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, सम्माननीय मुख्यमंत्री से यह जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या इन पढ़े लिखे युवाओं के हाथ में कुदाल ही देंगे या उन्हें कुर्सी भी देंगे। मैं ये नहीं कहता कि बिना पढ़े लिखे नाकाबिल लोगों को कुर्सी दी जाए, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि जो लोग काबिल हैं, क्या उन्हें इसकी जरूरत नहीं है? क्या उन घरों के चिरागों को इसकी जरूरत नहीं है, जिनके माता पिता एक शून्य निगाहों से आने वाले भविष्य, कल के भविष्य को देख रहे हैं? बच्चा अपने माता पिता को बार बार कहता है कि घबराइएगा मत, अभी नई वैकेंसी आने वाली है जिसमें मैं अपना 100% योगदान दूंगा और सफलता हासिल करूंगा। ये माता पिता बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। जिस दिन वो फॉर्म भरता है उस दिन उनके घरों में एक उत्सव मनाया जाता है। उन्हें लगता है जैसे बेटा ने या हमारे बच्चे ने नौकरी पा ली हो। लेकिन वही 2 साल बीत जा रहे हैं जब उस फॉर्म पर एग्जाम तक सरकार नहीं ले पा रही है। ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम इसी तरह के उदाहरण हैं, जिसमें अरबों रुपए सरकार कमा चुकी है, लेकिन यह तय नहीं हो पा रहा कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। 2 साल से लगातार बच्चे उसी एक पद के लिए लगे हुए हैं, पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं, लेकिन सरकार ये बताने में परहेज कर रही है कि क्या वो एग्जाम लेगी। यह है शिक्षा व्यवस्था। रही बात मन की बात की, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि इस लोकतंत्र में केवल एक तरफ से संवाद नहीं होता, संवाद दोनों तरफ से होते हैं। मैं कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं तय कर रहा, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं केवल युवाओं की बात कर रहा हूं। जब बेरोजगारी पर हल्ला बोलना ही होगा, अगर बेरोजगारी पर हल्ला नहीं बोलोगे तो पढ़ते रह जाओगे, एग्जामिनेशन नहीं होगा और पता ऐसा होगा कि एसआई की भर्ती का इंतजार करने वाले युवा अपने उम्र की दहलीज को पार कर जाएंगे और जब वैकेंसी आएगी तो उसके लिए वो नाकाबिल होंगे, वो उसके लिए अलाइव ही नहीं होंगे। तो फिर क्या करेंगे वो? उसके बाद क्या करेंगे? 69,000 की वैकेंसी, 2 साल से शिक्षक भर्ती परीक्षा। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास पेपर सेटर नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतने पेपर सेटर नहीं है कि वो 150 क्वेश्चन को तय कर सकें कि क्या क्वेश्चन का आंसर होगा? ये भी तय नहीं हो पा रहा। हमारे माननीय न्यायालय जो हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, क्या न्याय त्वरित नहीं होना चाहिए? क्या 150 क्वेश्चनों के लिए उसी न्यायालय में हम यूजीसी को आदेश नहीं कर सकते कि वो अपना पैनल भेजे और जो 10 क्वेश्चन गलत आंसर आए हुए हैं उसको वहीं पे सही कर दे? क्या इतनी तक योग्यता नहीं है? अगर इतनी योग्यता नहीं है तो आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं उन बच्चों के भविष्य के साथ? कहते हैं भारत युवाओं का देश है। आज भारत युवाओं का देश है, क्यों नहीं कहते ये युवा आज बोझ बन चुके हैं। आज ये युवा स्वयं नहीं जानते कि उनका लक्ष्य कहां है।
आज वो लक्ष्य से भटक गए हैं। आज राजनीतिक और राजनीतिक हाथों की कठपुतली बन के रह गए हैं। राजनीतिज्ञों के पीछे जिंदाबाद के नारे लगाना ही उनका एक कर्तव्य बन चुका है। नहीं सोच रहे हम। अगर हम युवा दिवस मनाते हैं तो भी हम स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद का कथन भी था, उठो, जागो और संघर्ष करो। और तब तक संघर्ष करो जब तक का लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। हां, कुछ युवा हैं जो इसी संवाद पर लगातार इलाहाबाद और दिल्ली जैसे नगरों में अपने घर से जाकर दूर गरीब परिवार के बच्चे तैयारी करते हैं और 2-2 साल वैकेंसी तक उन्हें नहीं मिलती। फिर वो लौट आते हैं, खाली हाथ लौटते हैं और हमारी सरकारें वादे पे वादे करती रहती हैं। मैं कोई इन 5 सालों या 4 सालों या 2 सालों की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले 70 सालों की बात कर रहा हूं। आखिर रोजगार कहां है? रोजगार है कहां? क्या युवा इसी तरीके से बोझ बना रहेगा या केवल मार्केट का एक भाग बन के रह जाएगा? भारत एक बाजार है, तो क्या युवा को हम मान लें कि यह बाजार की एक वस्तु है जिसका लाभ पूरा विश्व लेगा? माइग्रेट की समस्या होती जा रही है। हमारे युवा आईआईटीएन यहां हो रहे हैं, मेडिकल साइंस यहां हो रहे हैं और एस्ट्रोलॉजिकल यहां हो रहे हैं और सेवाएं वो विदेश में दे रहे हैं। ये सरकार कब जगेगी? ये सरकार कब जगेगी? 49,568 सिपाही यूपी भर्ती परीक्षा आज तक क्लियर नहीं हो पाई। वीडियो की वैकेंसी आज तक क्लियर नहीं हो पाई। वीडियो का आज तक हमें समझ में नहीं आया कि लोअर पीसीएस जो कि यूपी पीएससी लेती थी, यूपी ट्रिपल एससी को देने की क्या जरूरत थी? आखिर लक्ष्य क्या था उत्तर प्रदेश सरकार का? आज भारत सरकार, माननीय मोदी जी पूरे विश्व में एक नेता की तरह उभर रहे हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि केवल मन की बात करने से समस्या का समाधान नहीं होगा? समस्या का समाधान यदि करना है तो मन की बात से नहीं, संवाद से होगा। और संवाद, कम्युनिकेशन, रिसीवर और सेंडर दोनों की जरूरत पड़ती है। तो अपने माननीय प्रधानमंत्री, सम्माननीय प्रधानमंत्री से मैं महोदय से कहना चाहूंगा कि केवल एक तरफा संवाद सुदृढ़ नहीं होता। एक तरफा संवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। युवाओं की समस्या को पहचानिए, युवाओं की समस्या को जानिए। आज के युवा, आप देख रहे हैं कि आज के युवा ड्रग्स की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्या कारण है? मूल कारण हम नहीं खोज रहे हैं। हम मूल कारण नहीं खोज रहे हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात आप कर रहे हैं। किस तरह आत्मनिर्भर बनेंगे? खिलौने बना के आत्मनिर्भर बनेंगे? कुदाल थमाएंगे मनरेगा के तहत तो आत्मनिर्भर बनेंगे? क्या पकौड़े बनवाएंगे तो आत्मनिर्भर बनेंगे? क्या आपको यह नहीं महसूस हो रहा है? क्या आपको यह महसूस नहीं हो रहा है कि अगर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है तो युवाओं को उनके स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार उन्हें उचित स्थान देना ही होगा? आज प्राइवेटाइजेशन का जमाना चल रहा है। आज तेजस जैसी गाड़ियां दौड़ रही हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि तेजस जैसी गाड़ियां या प्राइवेटाइजेशन, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन आप करना चालू कर चुके हैं? तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से आज नौकरियों की कमी हो रही है। प्राइवेटाइजेशन की कमी, प्राइवेटाइजेशन जितना बढ़ाते जाएंगे, एक बात याद रखिएगा, समाजवाद और साम्यवाद, हमारे यहां समाजवाद भी है, साम्यवाद भी है, तो उदारवादी साम्यवाद है। हम ये नहीं कहते कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, निजीकरण नहीं होना चाहिए। 1993 में ही हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत कर दी थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की। लेकिन बात तो वहीं आके रुक गई। आज बच्चा पढ़ना चाहता है, लक्ष्य नहीं है। बच्चा 24 घंटे में से 18 घंटा कुर्सी और मेज संभालना चाहता है, लक्ष्य नहीं है। आज बच्चे जब पूछते हैं कि सर क्या करेंगे पढ़कर, हम कौन सी वैकेंसी के लिए आप पढ़ाना चाहते हैं, हां मानते हैं कि शिक्षा एक व्यवसायीकरण में जा चुकी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब बच्चा यह पूछता है कि सर हम किस चीज के लिए पढ़ें, जिस चीज के लिए हम पढ़ना चाहते हैं क्या उसकी वैकेंसी आने वाली है, मन में एक, हृदय में एक द्वंद्व उठता है कि क्या जवाब दें इसे हम। क्या हम सत्य बोलें या असत्य बोलें? अब एक अध्यापक की वजह से तो सत्य तो बोलना ही होगा, और सत्यता यही निकलती है कि बाबू परिश्रम करो, परिश्रम करो, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी।
क्योंकि सरकार बार बार ये कहती रहती है कि हम रोजगार ला रहे हैं। कितना बड़ा झूठ बोलती है, कितना बड़ा झूठ बच्चों के साथ खेला जा रहा है, नौजवानों के साथ खेला जा रहा है। इसमें केवल गलती सरकार की नहीं है। पिछले 70 सालों की सरकारों ने, जितनी सरकारें रही हैं, कभी भी उन्होंने भारत के युवाओं की बेरोजगारी को चिन्हित अपने एजेंडा में पहले स्थान पर रखा ही नहीं, कभी नहीं रखा। अगर रखा होता तो आज भारत की यह स्थिति ना होती। आज उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य, दिल्ली और बंबई जैसे राज्यों पर एक बोझ बने हुए हैं। रोज समस्याएं उभरती हैं। यहां से ट्रेनें भर भर के जाती हैं, माइग्रेट होते हैं। एक तरफ हम नारा देते हैं गांव की ओर चलो, एक तरफ आप कहते हो आत्मनिर्भर बनो। कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर? ना कोई उद्योग है, ना कोई सरकारी नौकरी है। हर इंसान त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन ये सरकारें कान बंद करके केवल वादे पे वादे किए जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षित हो। शिक्षा तो शेरनी का वह दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो उठो युवाओं, जगो, अपने मूल अधिकार की रक्षा करो। आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जवाब तो लेना ही होगा लोकतंत्र में, और इन सरकारों को जवाब देना होगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। फिर मैं एक बात कहूंगा, मेरे इस वीडियो को राजनीतिक परिदृश्य में ना देखा जाए। मैं एक अध्यापक हूं, और वर्तमान परिवेश में एक अध्यापक का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को जगाए, उनके पर्सनालिटी को डेवलप करे, ताकि वो प्रश्न को पूछ सकें। लेकिन फिर मैं वहीं पे बात कहूंगा, धरे के धरे रह जाएंगे, जब यही युवा किसी राजनीतिक पदचिह्न पे, किसी राजनीतिज्ञ के हाथों की कठपुतली बनकर उनके पीछे पीछे नाचने लगते हैं। ये राजनीतिक परिदृश्य उन्हें अपना साधन मानते हैं और अपने साध्य की पूर्ति करते हैं। नहीं अच्छा लगता। उठो, जागो, और जो तुम्हारा मूल अधिकार है उसे मांगो। और मेरा मूल अधिकार है रोजगार। मुझे रोजगार चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, और ये रोजगार आपको देना होगा, क्योंकि हमने चुनकर आपको भेजा है। और अगर चुनने का अधिकार हमें है, तो 5 साल बाद पुनः आपको हटाने का भी अधिकार हमारे ही पास होगा। तो यकीनन मैं कहना चाहूंगा कि आप समझ जाइए, वो 2 करोड़ नौकरियों का झांसा हमें ना दीजिए। हमारी वैकेंसियों को पूरा कीजिए। पिछले वैकेंसियों में जो आपने फॉर्म भरवा लिए हैं, उन फॉर्म को हमें एक टाइम टेबल रिस्पेक्ट करिए, एक समय सारणी बनाइए कि आपको कब कब एग्जाम लेना है, कब कब आपको रिजल्ट देना है, और कब कब ज्वाइनिंग करानी है, ताकि बच्चा कंफर्म हो, ताकि ये युवा कंफर्म हो कि हमें किस लक्ष्य की तरफ लगना है। वो कंफ्यूज है, वो नहीं जान पा रहा कि मुझे कहां जाना है, वो नहीं समझ पा रहा कि मुझे कहां चलना है। वो तो केवल एक ही बात जानता है, फॉर्म भर दिए हैं। 2 साल से हमारे बाबू फॉर्म भरे हुए हैं। माता पिता भी कहते फिरते हैं कि ग्रुप डी का फॉर्म वाले लइकवा भर लेबा, अब देखब कब परीक्षा होला। उस ग्रुप डी का फॉर्म, एनटीपीसी का फॉर्म कहते कहते एक दिन वो भूल जाएगा कि मेरा लक्ष्य क्या है। लेकिन ये सरकारों के ऊपर प्रेशर तक नहीं पड़ रहा कि कम से कम उस 500 रुपए का एक लाज रख लें कि वो बच्चा 500 रुपया कम से कम कहीं से कर्ज लेके लाया होगा और अपना फॉर्म डाला होगा। करोड़ों रुपए कमा चुके हो, करोड़ों रुपए कमा चुके हो, क्यों फॉर्म भरवाया आपने? अगर आपको लग रहा था कि आप एग्जाम लेने लायक नहीं है, टेंडर नहीं दे सकते, आपको टेंडर नहीं मिल रहा, आपको कोई ऐसी कंपनी नहीं मिल रही जो एग्जाम को इंप्लीमेंट करा सके, वारे सरकार, वारे गवर्नमेंट, तो फिर आपको उस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम बस एक बात आपसे कहना चाहेंगे, उठो, जगो और अपने मूल अधिकार की मांग रखो। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। सरकार को लाना होगा। 2 साल से यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा परीक्षा का एग्जाम की बात चल रही है। अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, कब आएगा? जो बच्चे लगातार 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जब उनके एज आउट हो जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे, तब लाएंगे आप। जब उनके धैर्य जवाब दे जाएंगे, जब वो हतोत्साहित हो जाएंगे, तब लाएंगे आप। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब सबको खड़ा होना होगा।
सबको खड़ा होना होगा, हमें लड़ना होगा, हमें अपने मूल अधिकार की मांग रखनी होगी, हमें रोजगार मांगना होगा, उन नेताओं से भी मांगना होगा जिनके पीछे आज युवा घूम रहे हैं, उनसे जवाब मांगना होगा, उन सफेद पोसों से जो अपने पीछे आज के युवाओं को बंदूक पकड़ा दिया जा रहा है, अपने पीछे घुमाया जा रहा है क्योंकि वो बेरोजगार हैं, वो 500 रुपए पे रखे जा रहे हैं। धन्य हो सरकार, शर्म करिए, आप शर्म करिए। आप सब कुछ करके क्या करेंगे जब युवाओं को एक सही दिशा नहीं मिलेगी, और जब युवा सही दिशा में नहीं होंगे तो भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा। प्रेमचंद की एक उक्ति है कि मेरे दादा के हाथी था, हम सीकर लिए फिरते हैं। कितनी बार समझाओगे हमें कि हम विश्वगुरु थे? कितनी बार केवल इतना ही बताओगे कि नालंदा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से हम जाने जाते थे, वो दादा के हाथी था। आज वर्तमान में आप कहां हैं? 100 यूनिवर्सिटियों में कहां आप आके बैठे हुए हैं? क्या है आपकी शिक्षा व्यवस्था? इन 70 सालों में आप 100% लिटरेसी रेट नहीं पा सके। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? अनुच्छेद 45 को संविधान निर्माण के समय 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य की शिक्षा को कर्तव्य दिया गया कि उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी। 86वां संविधान संशोधन 2002 ला के अनुच्छेद 21 क के तहत उन्हें फंडामेंटल राइट बनाया गया 6 से 14 वर्ष को। आपको शर्म नहीं आई? 1 अप्रैल 2010 तक का आपने इंतजार किया, 1950 से 2010 तक का, यानी 60 सालों में इंप्लीमेंट करा सके केवल राइट टू एजुकेशन को। कहां जा रहे हैं आप? कहां ले जाएंगे इस देश को? केवल नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम मत गिनाइए, क्षमा करिए हमें। ये नाम हम सुन चुके हैं। आज वर्तमान में हम कहां हैं? यथार्थ पे आइए, हमें आदर्श ना समझाइए। आदर्श क्या होना चाहिए, यथार्थ है क्या है, और सत्य वही है जो है। क्या जरूरत थी लोअर पीसीएस को ऊपर 80 के अंतर्गत रखने की उत्तर प्रदेश में? क्या जरूरत थी? अब तो एक उक्ति कही जाने लगी है कि जब जब चुनाव आएंगे तब तब वैकेंसियां आएंगी। आज हर इंसान के मन से सुना जाता है 2022 में चुनाव है। भैया कब चुनाव है? वो कहते 2022 में चुनाव है। अच्छा, तब तो वैकेंसी आएगी। हद है भाई साहब, ये कौन सी बात हुई कि जब चुनाव होगा तब वैकेंसी आएगी? इसका मतलब आप चाहते क्या है? चुनाव? आपको रोजगार से कोई लेना देना नहीं, आप चाहते हैं चुनाव। 2022 में आप चुनाव कराएंगे, रिजल्ट बाद में लटकाएंगे, और अगर हार गए तो पुनः दूसरी सरकार आने के बाद उस रिजल्ट पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगी, पुनः बच्चा एक मानसिक प्रेशर में आएगा। ये क्या है? चाहते क्या हैं आप? कहां ले जाना चाहते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं 2 करोड़ नौकरियों का वादा? मैं ये पॉलिटिकल फार्म नहीं है, ये टारगेट विद विश्वास का चैनल है, जहां पर केवल और केवल अगर प्ले लिस्ट में देख लें तो आपको केवल पढ़ाई की सामग्री यहां मिलती है। यहां कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती, राजनीतिक चर्चा नहीं होती। यदि किसी को संदेह है तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकता है कि कोई भी वीडियो आपको राजनीतिक वीडियो नहीं मिलेगा, और ये राजनीतिक वीडियो नहीं है। ये राजनीतिक वीडियो नहीं है। ये वीडियो केवल और केवल हमारे युवा वर्ग के लिए है, और हल्ला बोल करना होगा। अगर आप नहीं किए, नहीं सधे, तो आजीवन बेरोजगार रहेंगे, क्योंकि वैकेंसी नहीं आने वाली। ऊंट के मुंह में जीरा जैसी वैकेंसियां लाएंगे। कई इनके पास तथ्य हैं। कहां से लाएं वैकेंसी? तो क्यों बैठे हो उस पद पे? जब हमारे लिए आप रोजगार के संसाधन नहीं जुटा सकते तो आपको सरकार चलाने का हक किसने दिया? जिस देश के युवा बेरोजगार हो, वहां आप एसी रूम में कैसे बैठ सकते हैं? हमारे यहां कृषि पर चर्चा चलती है, और ये कृषि पर चर्चा चलाने वाले, कृषि की बैठक करने वाले, खरीफ और रबी की फसल पर बातचीत करने वाले एसी रूम में तय करते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कौन करेगा। और जिस समय वो गरीबी रेखा के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, उस समय उस होटल के 5 या 7 स्टार होटल के खाने का एक टाइम का खर्चा 3 लाख रुपए एक थाली का होता है। आप हमें समझाएंगे कि गरीबी रेखा किसे कहते हैं? आप हमें समझाएंगे कि कृषि क्या है? आप हमें खरीफ और रबी और खरीफ की फसल के बारे में बताएंगे। रबी और खरीफ की फसल में जहां इस समय बाढ़ आती है, आप हवाई सर्वेक्षण करते हैं। हवाई सर्वेक्षण घूम के ऊपर से चले जाते हैं एसी में, और हम किसानों को मरने के लिए छोड़ देते हैं।
ये युवा, ये ग्रुप डी और एनटीपीसी भरने वाले कौन से लोग हैं? ये यूपीपी का फार्म भरने वाले कौन से लोग हैं? बिहार दरोगा का फार्म भरने वाले कौन से हैं? बिहार होमगार्ड का फार्म भरने वाले कौन से लोग हैं? ये निम्न और मध्यम परिवार के लोग हैं महाशय, जो एसी में नहीं चलते हैं, इस धूप की घड़ी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे तपते हैं, तब जाके अपने बच्चों के लिए वो इलाहाबाद और पटना जैसे छोटे शहरों के लिए वो खर्च को एक सीमित खर्च भेज पाते हैं, जहां उनका बच्चा 10x5 के रूम में रहता है। किस तरीके से रहता है जाके एक बार देख लो महाशय, देख लो। वो 5-5 साल वैकेंसियों का इंतजार करता है, वैकेंसी नहीं मिलती है, 2 वैकेंसी मिलती हैं। अगर फॉर्चुनेट सफल हुआ तब तो जय हिंद, अगर अनफॉर्चुनेट सफल हुआ तो पूरी जीवन वो विषाद में काटता है, पूरी जीवन विषाद में काटता है। महोदय, हाथ जोड़ के हम प्रार्थना आपसे करते हैं, थोड़ा सा इनके ऊपर भी ध्यान दीजिए। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री से भी कहेंगे कि अब मन की बात बंद करिए, बहुत हो गई मन की बात, अब हमारा भी कुछ सुन लीजिए। 5 साल उधर और साल भर 1.5 साल इधर, हमने बहुत सुन ली मन की बात। अब बंद करिए महोदय ये मन की बात, अब संवाद सुनिए और संवाद करिए हमसे। और संवाद तब होता है जब सेंडर और रिसीवर दोनों मौजूद हों। केवल सेंडर की वजह से संवाद नहीं होता। सेंडर को, ये आकाशवाणी नहीं है कि आप आकाशवाणी करते हैं और हम मुंह ऊपर उठा के सुन लें आपकी बात। और योगी जी महाराज, आपसे विनम्र निवेदन है माननीय, आप आदरणीय हैं और आपसे एक विनती है कि 2 करोड़ जो आपने एक बार कहा था उस शब्द को वापस लीजिए, क्योंकि कलम चलाने वाले बच्चे को आप हथौड़ा और कुदाल लेके मनरेगा में मत भेजिए। आपसे विनम्र विनती है। उन बच्चों का एक भविष्य है, वो महत्वाकांक्षी हैं, उनकी एक इच्छाएं हैं, मत दमन करिए उनकी इच्छाओं का। क्या आप यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक युवा कुदाल चलाए मनरेगा में और हम कहें कि हमने उसको रख लिया है, उसको सर्विस दे दी है, आप संतुष्ट हो जाएंगे, आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी? यदि हो जा रही है तो ठीक है, यदि कहीं पर भी अगर लेकिन है तो वहां से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस दिशा में कदम उठाइए और बहुत जल्दी उठाइए, बहुत जल्दी, क्योंकि अब 21वीं सदी का युवा अब ये सब नहीं सह पाएगा। वो बोलेगा, चिल्लाएगा, संविधान के अधीन रहते हुए, संविधान का छत्र छाया रखते हुए अपने अधिकारों की मांग रखेगा, संविधान को बचाते हुए, संविधान को हाथ में लेके अपने मूल अधिकारों की मांग रखेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पदानुसार चलेगा। क्या गड़बड़ था? क्या कहां चले जा, किससे मांगने जाएंगे? चुना आपको तो हक किससे मांगने जाए? आप एक 150 क्वेश्चन का एक टारगेट नहीं फिक्स कर सकते? हंसी आती है ऐसे पेपर सेटरों पे महाशय, जो 150 क्वेश्चन नहीं लिख सकते और उसका सही आंसर नहीं दे सकते, और ऐसी वैकेंसियां न्यायालय का खाक छान रही हैं। ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। और एक लाइन में कह के रोकूंगा कि हमें लड़ना होगा, हमें उठना होगा, हमें संघर्ष करना होगा। और स्वामी विवेकानंद की एक उक्ति हमेशा याद रखनी होगी, उठो, जगो और संघर्ष करो, और तब तक संघर्ष करो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। आज लक्ष्य की प्राप्ति है कि सरकार रोजगार लाए, सरकार लाएगी रोजगार तो हम उसके लिए, बच्चे भी उसका प्रयासरत होंगे, जो उसके लायक होंगे उस पथ को सुशोभित करेंगे, और अगली बार वो पुनः अगले अगले जोश के साथ मेहनत करेंगे। लेकिन लक्ष्य होगा तब ना, यहां तो लक्ष्य ही नहीं है। और चूंकि आप हैं शिक्षित, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उक्ति ले लीजिए कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो दहाड़ भी नहीं सकता, नहीं दहाड़ सकता। तो फिर मैं आपसे यही विनती करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। यहां तक आप इस वीडियो को वायरल करिए कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक ये वीडियो पहुंच सके, और इस 28 राज्य के मुख्यमंत्रियों तक और 2 संघराज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों तक ये मेरी आवाज पहुंचे, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक मेरी आवाज पहुंचे।
साथ ही साथ मैं फिर आऊंगा इसी चैतन्यता के साथ। मैं आपके साथ हूं, आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलूंगा, इतना मैं आपसे वादा करता हूं, आपका विश्वास आपसे वादा करता है। जय हिंद, जय भारत।